सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है मिलन मुखर्जी और क्लास 10th के लाइट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि रे डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और रे डायग्राम भी किसमें? अपन स्फेरिकल मिरर्स में बात करें कि स्फेरिकल मिरर्स में रे डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है हमारे पास। अपन इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां देख सकते हैं कि रे डायग्राम, तो रे डायग्राम क्या करता है? रे डायग्राम अपने को इमेज को समझने में मदद करता है कि इमेज किस तरीके से बनेगी। अब इमेज क्या होती है? जैसे देख सकते हो कि आपका ये प्यारा सा डॉगी बैठा हुआ है और इसके सामने क्या दिख रही है? इसकी इमेज दिख रही है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चीज है, ये जो डॉग है, ये क्या है? ये इसकी इमेज है। ठीक है, और ये क्या है? ये ट्रीट हो रहा है जस्ट लाइक एज ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास जस्ट लाइक एज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास इमेज है। तो इमेज बनेगी किस तरीके से? इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? इमेज का नेचर क्या होगा? वो सीधी होगी कि उल्टी होगी? वो वर्टिकल डायरेक्शन में सीधी उल्टी हो सकती है और लैटरल डायरेक्शन में भी सीधी उल्टी हो सकती है। तो ये सब कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके रीजंस क्या होता है, वो सब हमको रे डायग्राम में ठीक तरीके से समझ में आता है। तो रे डायग्राम एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं और वो इमेज का नेचर किस तरीके से होगा वो भी अपने को इसमें पता चल जाता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन देख सकते हैं कि ये आपका इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाइंड आउट बाय द मेथड इज नोन एज रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम में क्या क्या मिलता है अपने को? रे डायग्राम में अपन जो इमेज है उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, इमेज का साइज पता कर सकते हैं और इमेज का नेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे को ये चम्मच के पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है और इस चम्मच के पीछे वाले हिस्से में एक इमेज बनती हुई दिख रही है। ये कैसी इमेज है? ये इमेज सीधी इमेज है, इरेक्ट इमेज कहेंगे। कोई चीज अगर सीधी है बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसे ही बन रही है तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं इरेक्ट इमेज। मतलब अभी अपन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझ रहे हैं कि कितने टाइप की इमेज होती है। तो यहाँ पे मुझे पहला एग्जांपल दिखता है, ये क्या है? इरेक्ट इमेज। दूसरा क्या दिख रहा है मुझे? मैग्नीफाइड इमेज। तो मैं देख सकता हूं कि हाथ का साइज यहाँ पे छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा छोटा है और इमेज मेरे को बड़ी दिखाई दे रही है। तो बड़ी शब्द को अपन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अपने को मैग्नीफाइड इमेज दिखाई दे रही है। ठीक, इसके बाद मैं देख सकता हूँ ये क्या है? मेरे पास इन्वर्टेड इमेज है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इमेज है ये उल्टी दिखाई दे रही है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मेरा ऐसा होगा तो इमेज मेरे को ऐसी दिखाई दे रही है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या हो गया? इमेज का उल्टा होकर दिखाई देना। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड इमेज होता है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये क्या दिख रहा है? कोई पर्सन है, वो इस चम्मच में छोटा सा दिखाई दे रहा है। मतलब पूरे पर्सन का साइज मुझे इस चम्मच में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसी है? छोटी इमेज। और इस छोटी इमेज को अपन कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या होता है? छोटी इमेज। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहता हूं? डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो रे डायग्राम, अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से सीख लेना है कि रे डायग्राम बनाते किस तरीके से हैं। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि रे डायग्राम बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा बनना चाहिए। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी टूल्स होते हैं उस टूल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए आपको रे डायग्राम बनाना है। अगर आप रे डायग्राम सही बनाएंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो रे डायग्राम को बनाने का तरीका हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप मान लीजिए आपकी कॉपी में आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट मैं 12 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं। इसके बाद मैं क्या देखता हूं? इसके बाद मुझे ये देखिए, तो अब मैंने क्या किया? मान लो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैंने मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपने ही मन से अंदाजे से 3 सेंटीमीटर का मैं डिस्टेंस ले लेता हूं और इस 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैंने एक कोई पॉइंट मार्क कर लिया और इसको मैंने क्या बोल दिया? पोल बोल दिया। ये मिरर का पोल मैं इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? इसको मैंने पी पॉइंट बोल दिया, पोल हो गया। अब पोल पॉइंट से मैं क्या करता हूं? मैं यहाँ पे अपना ये डी रख देता हूं और डी रखने के बाद में मैंने क्या करता हूं? मैं कॉनकेव मिरर के लिए एक आर्च अपना ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये आर्क ड्रॉ किया हुआ है तो फिर क्या होता है? इसके पीछे के साइड को मैं पॉलिश कर देता हूं और मैं दिखा देता हूं कि जो पीछे वाला साइड है वो पॉलिश है और सामने वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्शन को तैयार हो गया है। तो ये कैसा मिरर बनके तैयार हो गया मेरे पास? ये कॉनकेव मिरर बनके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब अंदाजा से मैं मान लेता हूं कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा? 2 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो मैं स्केल से क्या करता हूं? 2 सेंटीमीटर लेता हूं और 2 सेंटीमीटर के पास में एक पॉइंट रख देता हूं और इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूं? इस पॉइंट को मैं फोकस नाम देता हूं। तो ये मेरा फोकस बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं जानता हूं फोकस का ही डबल कर दूंगा, मतलब 2 सेंटीमीटर और मैं अगर इस साइड ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर और ले लिया मैंने और क्या मार्क कर दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मार्क कर दिया। तो मैंने अपनी कॉपी पे एक
एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया जिसमें मुझे कॉनकेव मिरर दिखाई दे रहा है, उसका पोल दिखाई दे रहा है, उसका फोकस दिखाई दे रहा है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मैं रे डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। ये एक बेसिक डायग्राम मैंने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझें कि कोई भी रे डायग्राम बनाने से पहले मुझे किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए पहला रूल ये है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लेना। क्या, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से मैंने एक रे को लाया है, वो रे आ रही है लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद क्या होगी, वो टकराने के बाद में फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल हमको याद कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो टकराने के बाद वो उसी पॉइंट से वापस हो जाएगी। ये क्या है, ये आपका सेकंड रूल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में से एक रे निकाला तो क्या हो रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और टकराने के बाद में वापस हो जा रही है। एक्चुअली में आप लोगों को ये समझना है कि इमेज फॉर्मेशन के पीछे का साइंस होता क्या है। तो इमेज फॉर्मेशन के पीछे का साइंस ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट में से जो बहुत सारी रेज निकलती हैं वो सभी इनफाइनाइटली अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं, वो लाइट रे कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं। बट किसी भी तरीके से अगर दो रेज वापस किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी तो क्या होगा, मेरे को उसी पॉइंट पे उसकी इमेज बनके तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, इस ऑब्जेक्ट से जो ए बी ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ए बी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल सकती है, इनफाइनाइट रेज निकल सकती हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ उन्हीं रेज पे ध्यान देना है जिन रेज को मैं रूल्स के बना के याद कर सकता हूं। जैसे मैंने क्या कहा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। फिर मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेज आ रही है तो टकराने के बाद में उसी पॉइंट से वापस चल जाएगी। इनके बीच में भी इनफाइनाइट रेज होती हैं, लेकिन मुझे उन रेज को ध्यान में नहीं देना है, मेरे को खाली दो रेज चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं रूल्स बना लेता हूं, रूल्स बना के मैं उस हिसाब से काम करता हूं। तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो टकराने के बाद में वापस उसी पॉइंट से चली जाएगी, मतलब वो पाथ बिल्कुल एज इट इज रहेगा। ठीक, तो यही मैं देख सकता हूं कि ये जो येलो में क्या दिख रहा है, मुझे इंसिडेंट रे दिख रहा है, ये आके यहाँ पे टकरा रही है और टकराने के बाद में वापस चली जा रही है, तो यही इंसिडेंट रे है और इसी पाथ पे क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे भी बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद में मेरे पास है तीसरा नियम क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस को टच करती हुई गुजरेगी तो टकराने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो पहला नियम है मेरा, उसी पहले नियम का ये अपोजिट है। मतलब पहला नियम क्या बोलता है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। और यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस को छूती हुई जा रही है तो टकराने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। चलिए आप लोग देख सकते हो कि कोई भी लाइट रे है वो फोकस को छूती हुई आ रही है तो क्या हो रहा है, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे क्या दिख रहा है मुझे, आगे मुझे दिख रहा है रूल 4। अब रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आ रही है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कोई भी लाइट रे अगर कहां आ रही है, कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आ रही है तो टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी और जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल आपका जैसे पी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर को छूता हुआ जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये जस्ट लाइक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा एट पॉइंट पी। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा आपके पास, ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो इन नटशेल जो चौथा रूल क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे जिस भी एंगल से आ रही है अबाउट नॉर्मल या अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, वो उसी एंगल के साथ में वापस चली जाएगी। तो ये चार नियम हम लोगों को याद रखना है। मतलब सीधी सी बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, वो इनफाइनाइट रेज में से कोई भी दो रे अगर किसी पॉइंट पे दोबारा मीट कर जाती है तो उस पॉइंट पे इमेज बनके तैयार हो जाती है। अब मुझे इनफाइनाइट रेज को ट्रैक नहीं करना है, मेरे को बेसिकली चार रेज को ट्रैक करना है। चार में से कोई भी दो रे अगर मेरी मीट करती हुई मुझे दिखाई देती है तो मेरा इमेज फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक नटशेल में इस चारों रूल्स को अपन याद कर लेते हैं। ये चारों रूल्स क्या कह रहे हैं, पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, सॉरी ये मेरा माउस कहां गया,
चलिए, कोई भी लाइट रे अगर मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा, वो टकराने के बाद में फोकस से चली जाएगी। इसी तरीके से कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को छूती हुई जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चल जाएगी। कोई भी लाइट रे अगर मेरी फोकस से जा रही है तो क्या होगा, वो टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कोई भी लाइट रे अगर पोल की तरफ जिस भी एंगल से आ रही है तो वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये 4 नियम मेरे को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अपन एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, मान लो पहली कंडीशन मैंने रखी कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने मान के चला कि ये मेरा पोल है, पोल से 2 सेंटीमीटर पे मेरा फोकस है, फोकस से 2 सेंटीमीटर पे मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी थोड़ा सा दूर, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, बियॉन्ड सी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे क्या होगी, तो उस कंडीशन पे होगी कि किसी भी सोर्स से मैंने ए पॉइंट को कंसीडर करता हूं तो इस ए पॉइंट से ढेर सारी इनफाइनाइट रेज निकलेगी। लेकिन मेरे को कितने रेज से मतलब है, मेरे को कोई भी 2 रेज से मतलब है, कोई भी 2 रेज से मतलब है। वो 2 रे अगर दोबारा कहीं पे मीट कर जाएगी तो मेरी इमेज फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सीखा हुआ है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद में फोकस से गुजर जाती है। तो मान लेते हैं कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है जो कि टकराने के बाद में फोकस से गुजर जा रही है, ठीक है। और दूसरी रे में इमेजिन कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से गुजरती है तो वो टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जो रे फोकस को टच करती हुई आ रही है, कौन सी वाली, ये पर्पल वाली रे जो आ रही है, ये क्या होगा, टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है मेरा, ये ए पॉइंट मुझे कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। मतलब ये कैसा काम करेगा, ये ए डैश की तरह काम करेगा। ए डैश मतलब आपकी इमेज का ए पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पे क्या हो जाता है, मेरे पास मेरा ए डैश बनके तैयार हो जाता है। तो ये मेरी इमेज बनके तैयार हो जा रही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मेरी इमेज फॉर्मेशन बनके तैयार हो गया। अब मैं पोजीशन देख सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज हमेशा ही बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। तो ये रे डायग्राम मुझे क्या समझा रहा है, ये रे डायग्राम मेरे को पोजीशन ऑफ इमेज समझा रहा है। और क्या समझा रहा है, क्या साइज के बारे में जानकारी दे रहा है, क्या नेचर के बारे में जानकारी दे रहा है, हाँ ये नेचर के बारे में भी जानकारी दे रहा है। अगर रेज आपकी एक्चुअली मीट करती है, अगर रेज आपकी एक्चुअली मीट करती है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे आपको हमेशा रियल इमेज मिलेगी। और आप लोगों को एक बात याद रखना है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो नेचर ऑफ इमेज मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, नेचर ऑफ इमेज मुझे रियल और इन्वर्टेड दिखेगा। साथ साथ मुझे एक चीज और समझ में आएगी कि इमेज हमेशा कैसी होगी, छोटे साइज की होगी। और इसी छोटे साइज को अपन क्या कहेंगे, इस छोटे साइज को अपन डिमनेस्ड कहेंगे, ठीक है। तो इस पूरे रे डायग्राम को नटशेल में मुझे क्या याद आया, मुझे ये समझना है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा तो उसकी इमेज हमेशा बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, साइज आपका हमेशा ही डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। चलिए इसी में बढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को मैं सी पे रख दूं, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मैंने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब मैं जो क्या करना है, मुझे इसमें से 2 रेज निकाल देनी है। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल देता हूं जो कि फोकस को टच करते हुए निकल जाएगी, और दूसरी रेज में फोकस से निकाल देता हूं। तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगी। ये जहां मीट करेगी वही इमेज बन जाएगा। और वो पॉइंट कहां होगा, वो पॉइंट एग्जैक्टली सी के नीचे ही होगा। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, ठीक है। तो मेरे को क्या है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, उसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी। साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या है मेरे पास, अब है मेरे पास अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा है, इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा थोड़ा पास आता जा रहा हूं। पहले बियॉन्ड सी रखा था, फिर सी पे आ गया, फिर थोड़ा और अंदर आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा सी और एफ के बीच में रखा है। तो फिर वही काम करते हैं, क्या किया मैंने, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दो जो कि फोकस को टच करती हुई चली जाएगी, और दूसरी रे कहां से निकाल दो, फोकस से निकाल दो जो कि
फोकस से जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो मुझे एक पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है अब मेरी यहां पे इमेज बन के तैयार हो जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी, ये देखो ये इमेज बन के तैयार हो गई। देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, लेकिन इमेज का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब ये इमेज एनलार्ज हो गई या फिर मैग्नीफाइड हो गई। ठीक है, तो इसकी पोजीशन कहां बनेगी, इसकी पोजीशन बनेगी बियॉन्ड सी। तो सीधी सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ और सी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा हो जाएगा, साइज या तो एनलार्ज बोल सकते हैं अपन या फिर मैग्नीफाइड बोल सकते हैं। तो देख सकते हो साइज कैसा हो गया, साइज आपका मैग्नीफाइड होके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ में रखा हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ का मतलब क्या हुआ, फोकस पे रखा हुआ है, तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी। तो देख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बन रही है। अब देख सकते हो, देखो इसका रे डायग्राम आप लोगों को सीखना होगा। ठीक है, रे डायग्राम कैसा है, एक रे ले लो आप जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो टकराने के बाद में फोकस से गुजर जा रही है। एक रे ले लो आप पोल पे, ठीक है, एक रे आप लेते हो या पोल पे या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लो। क्या हुआ, एक रे इमेजिन करो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो क्या होगा, वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो ये जो दोनों रे बन रही है मेरे पास, एक रे ये वाली बन रही है और एक रे ये वाली बन रही है, ये दोनों ही रे एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये कभी भी मीट नहीं करेगी। जब ये कभी भी मीट नहीं करेगी तो मैं थ्योरेटिकली बोल सकता हूं कि ये कहां जाके मीट करेगी, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। मतलब मुझे ये इमेज दिखाई नहीं देगी, ये इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज रहेगा मेरे पास इन्फिनिटी। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों रेज इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, इसलिए मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, रियल एंड इन्वर्टेड बोल रहा हूं। और साइज कैसा हो जाएगा, इसका साइज हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा जो कि मेरे को दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक मेरा केस बन के तैयार होता है। इसके बाद वाला केस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो है मेरे पास जब ऑब्जेक्ट मेरा P और F के बीच में रखा हुआ है। ये वही केस है जिसमें मुझे कोई कॉन्केव मिरर एक मैग्नीफाइड इमेज बना के देता है। और मैग्नीफाइड इमेज से क्या फायदा होता है कि मिरर मुझे मेरे ही चेहरे को थोड़ा जूम करके दिखा रहा है। इसका मतलब मैं इस टाइप के मिरर को आपके सलून्स में यूज कर सकता हूँ, ब्यूटी पार्लर्स में यूज कर सकता हूँ, एज अ शेविंग मिरर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा P और F के बीच में रखा हुआ है। और अब इससे रे डायग्राम बनाते हैं। तो एक रे क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दी। और आप जानते हो कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो टकराने के बाद फोकस से ही गुजरेगी। ठीक, दूसरी रे कहाँ निकाल सकता हूं मैं, दूसरी रे में पोल पे निकाल सकता हूं। तो कैसा हो गया, दूसरी रे या पोल से निकाल दी या मैंने फोकस से निकाल दी। ठीक है, तो अगर मैंने देखा कि कोई भी लाइट रे अगर मैंने एक रे फोकस से निकाली है, फोकस से निकाली तो कैसा बनेगा, ये चलो, या मैंने इसको बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी। यहां पे क्या दिखा रहा है कि रे मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और वापस उसी पाथ में वापस चली आ रही है। तो अब ये दोनों रेस को मैं देखूंगा कि ये दोनों रेस एक एंगल बना के आगे बढ़ती जा रही है और ये कभी भी मीट नहीं होगी, इवन इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये एक्यूट एंगल को लेती हुई जा रही है और आगे जाके ये दोनों एक दूसरे से दूर होती जा रही है। मतलब ये इन्फिनिटी पे भी मीट नहीं करेगी। तब इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी ही नहीं, मतलब रियल इमेज इसकी बनेगी ही नहीं। लेकिन अगर यहां पे कोई आई लेवल है, आई लेवल का मतलब क्या हुआ कि कोई देखने वाला पर्सन यहां पे है, तो उसको क्या इल्यूजन होगा, उसको इल्यूजन होगा कि ये दोनों ही रेस कहीं अंदर से आ रही हैं। मतलब अगर मैं दोनों ही रेस को डॉट 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 करके पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, मुझे लगेगा कि ये दोनों रेस कहां से आ रही हैं, इसलिए यहां से आ रही हैं। तो ये जो देखने वाला पर्सन है, इसका जो ये आई है, इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये दोनों रेस कहां से आ रही है, अंदर से आ रही हैं। तो उसके ब्रेन को एक इल्यूजन होगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट अंदर कहीं रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज अंदर की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या ये इमेज सचमुच है,
ये सचमुच नहीं है। इसका मतलब इस टाइप की जो इमेज कहलाएगी ये रियल इमेज तो बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये रियली प्रेजेंट नहीं है। ये खाली आपके दिमाग को एक इल्यूजन हुआ है, वो रियल इमेज ना होके बल्कि वो वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे मुझे देख सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज मेरी बिहाइंड द मिरर बनेगी। और नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा मेरे पास, नेचर ऑफ इमेज बनेगा मेरे पास वर्चुअल बनेगा और मेरा इरेक्ट बनेगा। और साइज कैसा बनेगा, साइज थोड़ा सा बड़ा बनेगा, या तो मैं लार्ज बोल सकता हूँ या फिर मैग्नीफाइड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसको मैं लार्ज भी बोल सकता हूँ या फिर मैग्नीफाइड बोलता हूँ। सो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ अपन इतना से ही कवर कर रहे हैं। हमने सिर्फ कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं, रे डायग्राम किस तरीके से बनता है, वो अपन ने कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम किस तरीके से होगा, क्या रूल्स को फॉलो करेंगे और किस किस तरीके से इमेज बनेगी। तब तक के लिए दिस इज मिलन मुखर्जी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपन दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।